हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। रिसेंटली द हिंदू के फ्रंट पेज पर एक न्यूज आया था दैट वाज रिलेटेड टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। सो वी विल डिस्कस अबाउट इट थॉरली। वील सी वाज इट इन न्यूज। जो एक्ट है, जो फॉरेस्ट एक्ट है, उसका कहाँ से बैकग्राउंड है, सबसे पहले एक्ट क्या हुई, फिर 1980 के एक्ट हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी दिस अमेंडमेंट एंड इस अमेंडमेंट के की हाईलाइट्स क्या क्या हैं, कंसर्न्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं हमारे सामने। आफ्टर दैट प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई इज इट इन न्यूज? एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिसेंटली एंडोर्स किया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल को, जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो 1980 का है इसको अमेंड करेगा। अभी जो अमेंडमेंट्स इसमें प्रपोज किए गए हैं, ये इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं, कंट्रोवर्सीज हैं, नॉर्थ ईस्ट से बहुत कंट्रोवर्सीज आ रही हैं एंड कंसर्न्स भी दिखाता है कि जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन है इसको डाइल्यूट कर रहा है, इसके बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट होंगे, फॉरेस्ट राइट पर होंगे, ट्राइबल पीपल पे होंगे, नेशनल सिक्योरिटी पर इसके इफेक्ट्स पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। नाउ बैकग्राउंड हम एक बार देख लेते हैं फॉरेस्ट एक्ट का। सबसे पहला एक 1927 में आया एंड इसका जो एम था या ऑब्जेक्टिव था वो टिम्बर और फॉरेस्ट रिसोर्सेज के प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए था। इसने स्टेट गवर्नमेंट्स को एक्चुअली पावर दी थी कि ये किसी भी फॉरेस्ट लैंड को नोटिफाई कर सकते हैं एंड और उसको रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ये अपना बना सकते हैं। नाउ द थिंग इज कि जितने भी लैंड राइट्स इन लैंड में हैं ये इस एक्ट के प्रोविजंस में आते थे। देन आया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 जिसका एक ही एम था, जो था लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करना। नाउ व्हाट हैपेंड कि अब इस एक्ट के बाद 1980 एक्ट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल जरूरी हो गया अगर डाइवर्जन होता है फॉरेस्ट लैंड से नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए। तो उसके लिए किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। नाउ स्टैंडिंग कमेटी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर है, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट 2019 की, इन्होंने ये भी नोट किया था कि फॉरेस्ट लैंड पर काफी ज्यादा प्रेशर है। बहुत सारे रीजन जैसे कि इंडस्ट्री डिमांड है, ग्रोइंग पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर एरिया ज्यादा चाहिए एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस का डिमांड ज्यादा है। नाउ 1980 में कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस हैं जो फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस में जाने में रोकते हैं। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल है ये इसी क्राइटेरिया को मॉडिफाई करता है और इसमें कुछ लैंड को एक्सक्लूड किया है, कुछ लैंड को इंक्लूड किया गया है इस एक्ट के परव्यू से। नाउ की हाइलाइट्स क्या है इस अमेंडमेंट के? तो जो लैंड है इस एक्ट के अंदर ये डिमांड करता है कि जो फॉरेस्ट एक्ट 1980 है ये केवल सर्टेन टाइप्स के लैंड पर लगेगी। ये उन लैंड्स पर लगेगी जिनको फॉरेस्ट नोटिफाई किया गया है अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 या फिर वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में 1980 के बाद आए, जो इस एक्ट के बाद इफेक्ट में आए। ये एक्ट उन लैंड्स पर एप्लीकेबल नहीं होगी जो नॉन फॉरेस्ट यूज पे कन्वर्ट किए गए थे 12 दिसंबर 1996 से पहले। जो कन्वर्ट किए गए थे उन पर यह एक्ट लागू नहीं होगा। ये एग्जेम्पशन है। अब एग्जेम्पशन कैटेगरी ऑफ लैंड अगर हम देखेंगे, सर्टेन टाइप्स ऑफ लैंड है, जैसे कि अगर इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया का या जैसे भी, तो इंटरनेशनल बॉर्डर के विद इन 100 किलोमीटर तक का जो जितना भी फॉरेस्ट लैंड होगा इसको एक्सक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे नेशनल प्रोजेक्ट्स, रोड साइड एमिनिटीज बन सकते हैं, पब्लिक रोड्स वगैरह बन सकते हैं। ये हुआ है एक, ये लैंड एग्जेम्प्टेड है। देन असाइनमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड की अगर हम बात करें, स्टेट गवर्नमेंट को प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर हो गई है कि वो फॉरेस्ट लैंड को अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी को या गवर्नमेंट एंटिटी को ही अगर वो देना चाहें तो उसके लिए उन्हें पहले सेंटर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये बिल और भी एक्सटेंड करता है जितनी भी एंटिटीज हैं एंड इट ऑल्सो अलाउज द असाइनमेंट ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस। बेसिकली ये है कि टर्म एंड कंडीशंस जो भी होंगी इस पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्पेसिफाई करेगा। परमिटेड एक्टिविटीज क्या है फॉरेस्ट लैंड पे? तो एक्ट कुछ एक्टिविटीज को परमिट करता है, जैसे कि चेक पोस्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं, फेंसिंग कर सकते हैं, ब्रिजेस बना सकते हैं फॉरेस्ट लैंड में एंड रनिंग जूज इसमें बनाए जा सकते हैं एंड ऑल्सो वी कैन फॉर्म जूज, सफारीज, इको टूरिज्म फैसिलिटीज इंक्रीज किए जाएंगे एंड इको टूरिज्म फैसिलिटीज या इन सब फैसिलिटीज का डायरेक्टली इफेक्ट आएगा बायोडाइवर्सिटी में। तो खैर हम इसको अभी थोड़ा आगे चैलेंजेस में देखेंगे की इश्यूज क्या है रिलेटेड। तो सबसे पहला एक्सक्लूजन ऑफ फॉरेस्ट लैंड है। ये दो कैटेगरी के लैंड को एक्ट के परव्यू से बाहर कर देता है, जो कि 1996 में जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जो प्रिवेंट करता था डिफॉरेस्टेशन को, ये उसको एक्चुअली उसके अगेंस्ट ही है, उसको इग्नोर करता है। एंड इसमें दो तरीके के लैंड है।
पहला लैंड जिसको फॉरेस्ट रिकॉर्ड किया गया था अक्टूबर 25, 1980 से पहले, बट एज अ फॉरेस्ट उसको नोटिफाई नहीं किया गया था, ये लैंड एक्सक्लूडेड है। एंड मोर ओवर वो लैंड जो 12 दिसंबर 1996 से पहले फॉरेस्ट यूज से नॉन फॉरेस्ट यूज में लाया जा चुका है, ये दोनों टाइप के लैंड्स को बाहर रखा जाएगा। दीज आर बेसिकली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पर्व्यू ऑफ द एक्ट। जो प्रोविजन है ये 1996 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के खिलाफ जाता है, जो दैट वाज ऑन प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन, राइट। नाउ जियोग्राफिकली सेंसिटिव एरियाज, ये बिल कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स एंड अदर प्रोजेक्ट्स जियोग्राफिकली सेंसिटिव एरियाज में बनाने को अलाउ कर देगा, एंड दैट इज विद इन द 100 किलोमीटर रेंज ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स। अब 100 किलोमीटर रेंज में अगर ये जाता है तो मैक्सिमम जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहां पे ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। अब अगर हम देखेंगे कि ये एग्जेम्पशन इज सीन एज प्रॉब्लमैटिक एंड इट कुड लीड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन सेंसिटिव रीजन्स, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं, एंड दीज ऑल थिंग्स आर देयर। लैक ऑफ सेंट्रल प्रोटेक्शन फॉर डीम्ड फॉरेस्ट, ये बेसिकली सेंट्रल प्रोटेक्शन जो पहले सो कॉल्ड डीम्ड फॉरेस्ट के लिए था उसको रिमूव कर देता है। डीम्ड फॉरेस्ट बेसिकली वो फॉरेस्ट होते हैं जो ऑफिशियली फॉरेस्ट की तरह रिकॉर्ड नहीं किए जाते, तो ये सेंट्रल प्रोटेक्शन से उनको हटा देगा। ये जो रिमूवल है ये भी कंसर्न्स रेज करता है, जैसे कि इन फॉरेस्ट की इंटीग्रिटी पर, डीम्ड फॉरेस्ट जो हैं, एंड इनको एक्टिविटीज के लिए ओपन कर देगा, जैसे टूरिज्म के लिए एंड अदर सच थिंग्स which will further compromise the ecological balance of that area. अब impact on forest cover आएगा, exempting lands near the border areas for national security purposes and projects, it may have adverse effect on the forest cover, वहाँ की wildlife and specifically in the northeastern states like Arunachal Pradesh, then Meghalaya, then Assam, then Nagaland वाले इलाके, Tripura, Mizoram, so these are the thing, Manipur and all, so which will they all have a वेरी हाई फॉरेस्ट कवर, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, एंड विद इन 100 किलोमीटर अगर इनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, ये फॉरेस्ट एक्ट के अंदर नहीं आएंगे, तो देन यहाँ पे इन लोगों को प्रॉब्लम होने लगेगी, खास करके वहाँ की लोकल ट्राइबल लोगों को भी। पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट, ये एग्जेम्पशंस देता है उन प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे जूज रन कर सकते हैं, इको टूरिज्म फैसिलिटीज बना सकते हैं, रिकंसिस्टेंस सर्वेस कर सकते हैं, एंड दीज कुड हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द फॉरेस्ट लैंड एंड ऑल्सो द वाइल्ड लाइफ विच इज डिपेंडेंट ऑन दिस फॉरेस्ट लैंड। दिस इज फॉर योर वैल्यू एडिशन बेसिकली। ये 2021 का है, 2001। सो 2001 में अगर हम स्क्वायर किलोमीटर में देखें तो इट वाज अराउंड 6,75,538 इन स्क्वायर किलोमीटर, देन इट ये 38,251 स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा है फॉरेस्ट, तो ये यहाँ पे है। एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि 2011 में जो ये फॉरेस्ट था, ये डेंसली फॉरेस्ट और जो डेंस फॉरेस्ट नहीं होते हैं उनको बेसिकली डिफरेंशिएट नहीं करता था, बट 2021 का जो ये सर्वे है, इसमें जो ये डेटा है, ये वहां पे है जहां कैनोपी डेंसिटी 40% to 70% है। सो जो बहुत डेंस या मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है उनका डेटा ये 2021 में लिया गया है, एंड दिस इज फ्रॉम द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ 2001 and 2021, so you can just quote it in some means answer writing. Now we have our today's prelims practice question. Which type of forest occupies the highest percentage of area in India? Tropical deciduous, savanna and desert vegetation, equatorial evergreen, or tropical rainforests. Then we have our mains practice question. So critically analyze Forest Conservation Amendment Bill 2023. So this was all about today's video session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Anil Styles for your better preparation.